क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूरॉन्स जिसको बोल सकते हैं, आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यही तीन मिल करके आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आईज में प्रेजेंट होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स जो आपके देखने की स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, देखने की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और सेरिब्रम का काम होता है आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंस, ठीक है, किसको कंट्रोल करना, आपकी याददाश्त को कंट्रोल करना, आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना, आपकी लर्निंग को कंट्रोल करना, इवन आपकी थिंकिंग को भी कंट्रोल करना। सेल्स कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माँ, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो हम लोग ऑलरेडी आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, जिसका आज हम माइंड मैप करने वाले हैं। मतलब हम कैसे इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, हम आज ये देखने वाले हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक ये पूरा सेशन देख रहे हो, ताकि आपको ईजिली ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना फेस करनी पड़े। चलो तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो मैं बात करूं तो देखो भाई, ये हमारा पूरा इस वीक का शेड्यूल है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ताकि आपसे कोई भी इसका अपडेट या कोई भी इसका जो सेशन है वो मिस आउट ना हो जाए। ठीक है जी, चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद अ प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन की डोंट कन्विंस योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड देयर इज अ डिफरेंस। अपने आप को कन्विंस मत करो कि भाई तुम लोग कर सकते हो, करके दिखाओ तो मैं मानूं, है ना, और ये वो तुम कर सकते हो, है ना। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो भाई हमारी बॉडी में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? अब एक बात बताओ, आपका मन है कि आप सबसे पहले ये वाला हाथ उठाओ। आपका मन है कि मैम आपको कुछ बोल रही हैं, तो आप हाथ उठा करके मैम को बोलो कि हाँ मैम मुझे ये क्वेश्चन आता है। तो आपने ये चीज सोची और तुरंत आपकी बॉडी वो क्या कर देती है, रिस्पॉन्ड कर देती है। आपने सोचा आप राइट हैंड उठाओ तो आप अपना राइट हैंड ही उठाते हो, आपने सोचा आप लेफ्ट हैंड उठाओ तो आप लेफ्ट हैंड ही उठाते हो। ऐसा तो नहीं होता कि आपने सोचा राइट हैंड उठाने का तो लेफ्ट हैंड उठ जाता है, नहीं होता ना। तो ये कैसे होता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे दिमाग की होती है, जो अक्सर बहुत सारे बच्चे या फिर हमारे खास करके रिलेटिव्स छन्नी लेकर के खड़े हो रहे थे जब भगवान दिमाग बांट रहा था, और जब उन्होंने दिमाग बांटा तो मस्त छन छन करके उनका दिमाग कैसे बाहर निकल गया, है ना जी। तो भाई बहुत जोर से ठंड लग रही थी, थोड़ा एसी का कम करना जरूरी था, है ना। तो भाई कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा था। अब इसी ब्रेन से बहुत सारे ना वायर्स निकल रहे होते हैं। इवन हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, देख रहे हो ये स्पाइनल कॉर्ड, इसी स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी ऐसी वायर्स निकल रही होती हैं, इवन ब्रेन से भी, जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर आपको दिल्ली टू लखनऊ जाना है तो या तो कार से जाओगे, या तो बस से जाओगे, या तो ट्रेन से जाओगे, या तो स्कूटी या तो बाइक से जाओगे, है ना। तो कोई व्हीकल यूज करते हो जाने के लिए। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन हमारी सेंस ऑर्गन्स देख रही हैं, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम, और ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन वापस से हमारे मसल या ग्लैंड तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे नर्व्स करती हैं। तो ऑल टोटल मिला करके हमारी बॉडी में दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो आपस में एक साथ मिल करके, है ना, हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला सिस्टम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम पढ़ने के लिए मिलेगा आपको नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? आपकी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूरॉन्स जिसको बोल सकते हैं, आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यही तीन मिल करके आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। दूसरा कौन प्रेजेंट होता है? आपका दूसरा सिस्टम कौन सा होता? दूसरा सिस्टम होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड,
दूसरा सिस्टम होता है आपका हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम होता है जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम भी कहलाया जाता है। अब मैम भाई ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, आप सब लोगों को मैं बता चुकी हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या रिलीज करता है? हॉर्मोन्स रिलीज करता है। व्हाट दे रिलीज? दे रिलीज हॉर्मोन्स विच इज अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, विच इज अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को केमिकल्स के फॉर्मेट में पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाते हैं। जबकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसमें मेन जो होता है ऑर्गन वो ब्रेन होता है, और उस ब्रेन तक इंफॉर्मेशन या ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम हमारी नर्व्स करती हैं। कौन करती है? हमारी नर्व्स करती हैं। तो इन्हीं सब की डिटेल्स आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगी आपको। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके नर्व्स के साथ कि भाई एक्चुअली में ये नर्व्स होती क्या है। तो नर्व्स का आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये नर्व्स जो होती हैं आपकी, ये मेन कंट्रोल सेंटर सबसे पहले आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा रिसेप्टर्स के बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में कि एक्चुअली में ये रिसेप्टर्स होते क्या हैं। तो आप लोगों को पता है आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ईयर्स हैं आपके पास, है ना, आपके पास आईज हैं, है ना, आपके पास स्किन है, आपके पास क्या है? टंग है ना कि नहीं है? आपके पास नोज है। ये 5 आपके सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। इन्हीं सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स नाम के एक सेल प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो भी कुछ आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि मम्मी आपके लिए कुछ खाना लेकर के आ रही है तो आपको भनक लग जाती है कि मम्मी खाना लेकर के आ रही हैं। अगर आपको कोई मारने के लिए आ रहा है तो आप देख करके भनक लगा सकते हो कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं आपको? ये ऐसे पता चलती हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपकी रिसेप्टर्स के पास आती है। वो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ईयर्स आपका क्या डिटेक्ट करती है? हियरिंग को डिटेक्ट करती हैं। कि मैंने आप लोगों को बोला चलो सब लोग अपनी नोटबुक निकालो, तो तुम लोग सुन करके मेरी बात को नोटबुक निकाल लेते हो। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कौन नोटबुक निकालेगा, है ना। आईज, आपने देखा कि मम्मी आपके लिए खाना लेकर के आ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? आपके आंखों देखने के विजुअल रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। आपकी स्किन पता चल जाता है ना, गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, तो ये आपके हीट को रिसेप्टर्स हीट के इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। टंग क्या है? आपके टेस्ट को डिटेक्ट करती है। नोज क्या है? स्मेल को डिटेक्ट करती है कि भाई बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ईयर्स में आपके प्रेजेंट होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। आईज में प्रेजेंट होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स, जो आपके देखने की स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, देखने की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो टेम्परेचर भांप सकते हैं कि भाई टेम्परेचर ज्यादा गर्म है कि ठंडा है। नोज के अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो आपकी स्मेल को चेकआउट कर सकते हैं कि भाई कैसी स्मेल आ रही है। टंग के अंदर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अब ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स के ऊपर आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रिसेप्टर्स आपको पता होने चाहिए। अब ये रिसेप्टर्स पे आसपास से इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर की जाती है? ये आसपास से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है आपके नर्व्स सेल तक, जो कि कुछ इस तरीके से स्टार शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये आपके नर्व सेल तक ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये आपकी कुछ इस तरीके की स्टार शेप्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले कहाँ पे रिसीव होती है? ये इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहले रिसीव होती है आपके डेंड्राइट्स पे। जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिसेप्टर ने देखी, समझी, कुछ भी की, वो इंफॉर्मेशन आपके नर्व सेल्स के डेंड्राइट पे जाती है। डेंड्राइट्स पे जाती है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में आपकी ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले डेंड्राइट्स पे आती है। डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन जाती है ये बीच वाले मिडिल पोर्शन पे, जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन फिर इस तरीके से एक्सॉन पे जाती है। ये लॉन्ग प्रोसेस को हम एक्सॉन बोलते हैं, और एक्सॉन के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है आपकी एक्सॉन एंडिंग पे। कहां जाती है? आपकी एक्सॉन की एंडिंग पे।
ठीक है। अब भाई एक्सॉन की एंडिंग के बाद आपका एक गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपका एक गैप प्रेजेंट होता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक नर्व सेल बनाया है ना, मैंने यहाँ पे एक नर्व सेल बनाया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये एक नर्व सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक गैप प्रेजेंट है, और ये आपका दूसरे न्यूरॉन है, ये आपकी सेकंड न्यूरॉन है। पहली मैंने फर्स्ट न्यूरॉन बनाई और ये मैंने आपकी सेकंड न्यूरॉन बनाई इस तरीके से आपकी, ठीक है, ये मैंने आपकी सेकंड न्यूरॉन बनाई, ये उसके डेंड्राइट्स बना दिए मैंने यहाँ पे। तो आपकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्या आ रही थी, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में रिसीव हो रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में रिसीव हो रही थी। यही इंफॉर्मेशन जब आपकी इस गैप में एंटर करती है तो केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसी गैप के अंदर एक टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में थी। यही इंफॉर्मेशन आपकी फिर इस गैप के अंदर केमिकल में चेंज हो जाती है, और जब ये केमिकल आपका यही केमिकल सिग्नल इस गैप को पार करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाता है, तो अगेन वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल ऐसे चलती रहती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस गैप को क्या बोला जाता है, इस गैप का नाम होता है साइनैप्स। क्या होता है, गैप का नाम होता है साइनैप्स। इट इज द junction between the two neurons, it is the junction between two neurons, दो न्यूरॉन्स के बीच का ये जंक्शन होता है, बीच का गैप होता है, जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल इंपल्स में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि केमिकल्स होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इंफॉर्मेशन ब्रेन से भी आ रही है और हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी जा रही है, तो कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती हैं। तो सबसे पहली आपको पढ़ने के लिए मिलेगी सेंसरी न्यूरॉन, सबसे पहली आपको पढ़ने के लिए मिलेगी सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन जो होती है आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, कहां से, फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन टू ब्रेन ट्रांसफर करती है, टू ब्रेन ट्रांसफर करती है। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन तक, जैसे मैंने देखा कुत्ते मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है तो मेरी आंखों के रिसेप्टर ने ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन तक पहुंचाई और यहां से सेंसरी न्यूरॉन ने ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग तक पहुंचा दी, ठीक है। अब दिमाग से जो इंफॉर्मेशन आपके मसल और ग्लैंड तक आती है कि मैंने देखा कुत्ता मेरी तरफ दौड़ करके आ रहा है और मेरे दिमाग ने वापस से मुझे रिस्पॉन्स दिया कि कुत्ता तुझे काटने के लिए आ रहा है, वहां से भाग जा। तो भागने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मेरे पैर और पैरों की मसल यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स काम करते हैं जिनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन से, आपके इंफॉर्मेशन को ब्रेन से आपके मसल या फिर ग्लैंड तक पहुंचाता है, मसल या ग्लैंड तक पहुंचाता है। तो ये होते हैं आपके। उसके बाद आते हैं तीसरी टाइप की न्यूरॉन जिनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या फिर उसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। ये रिले और इंटर न्यूरॉन जो होती हैं आपकी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को आपस में जोड़ के रखती हैं। क्या करती हैं, आपस में जोड़ करके रखती हैं। तो अब भाई पाथवे क्या होता है आपके इंफॉर्मेशन के ट्रैवल का, तो आपका इन्फो ट्रैवल करने का पाथवे क्या होता है आपकी बॉडी में, इन्फो ट्रैवल पाथवे होता है आपका। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां पे आती है, आपके रिसेप्टर्स पे आती है। रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके सेंसरी न्यूरॉन तक, ठीक है। न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहां से कहां ट्रांसफर होती है, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन एक्सॉन की एंडिंग पे जाती है। कभी भी इंफॉर्मेशन उल्टी ट्रैवल नहीं करेगी, ये याद रखना। इंफॉर्मेशन कभी भी एक्सॉन एंडिंग से आपके डेंड्राइट पे नहीं जाती है, इंफॉर्मेशन हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन की एंडिंग पे जाती है, ये चीज याद रखना। सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन फिर जाती है आपके ब्रेन में, दिमाग से ये इंफॉर्मेशन फिर आपको आपके मसल और ग्लैंड तक कौन ट्रांसफर
करता है? मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन फिर आपके मसल या फिर ग्लैंड तक पहुंचाई जाती है। तो ये होता है आपका पाथवे आपके इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने का। ठीक है, ये होता है पाथवे आपके इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने का। अब मैं अगर बात करूं कि आपका नर्व इंपल्सेस कैसे ट्रैवल करती हैं, आपकी नर्व इंपल्सेस कैसे ट्रैवल करती हैं, तो सबसे पहले नर्व इंपल्सेस रिसीव होती हैं डेंड्राइट पे। डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन जाती है आपकी सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से यही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है एक्सॉन पे, एक्सॉन से ये इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन की एंडिंग पे, और एक्सॉन की एंडिंग से ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है फिर साइनैप्स के थ्रू, और साइनैप्स से अगेन ये डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है। कहाँ तक पहुंचाई जाती है? डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है। तो ये होता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में आपकी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, वो ऐसे ट्रांसफर होती है। ये याद रखना चीज, ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन की, कि भाई आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्योंकि भाई ये रिफ्लेक्स एक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं तो ये ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो रैपिडली होता है। भाई इसमें कोई भी दिमाग की जरूरत नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक से होता है ये रिस्पॉन्स आपका, एक्शन आपका, और ये इनवॉलेंट्री माना जाता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसा एक्शन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ऐसा एक्शन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो मेरी मम्मी मेरे लिए गरम चाय लेकर के आई, तो मैं जैसे ही कप को छूती हूँ मुझे गरम लगता है, गरम से मेरा हाथ जल सकता है, तो मैं तुरंत अपना हाथ पीछे कर देती हूँ बिना सोचे और समझे। सामने से कोई ट्रक आ रही है तो मुझे पता है कि वो ट्रक से मुझे टक्कर लग के मेरी मतलब मैं लग सकती है मुझे, तो मैं क्या होती हूँ, तुरंत एकदम साइड हो जाती हूँ, इतनी देर में ट्रक पार हो जाता है ना। तो इस टाइप के एक्शन में जिसमें आपका ब्रेन काम नहीं करता है, इन टाइप के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन को आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अब आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए जो रास्ता अपनाते हो, उस रास्ते को मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा पाथवे यूज करता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क बनती कैसे है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है आपकी रिसेप्टर पे, रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन जाती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन पे, सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, ब्रेन तक नहीं जाती, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन फिर आपके मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है, और मोटर न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन फिर आपके मसल तक ट्रैवल करती है कि जल्दी से अपने हाथ को वहां से हटा लो वरना तुम्हारा हाथ जल सकता है। तो ये होता है रिफ्लेक्स आर्क आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में, जो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ योर बॉडी होता है। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द बॉडी आपका ब्रेन कहलाया जाता है, और आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम तीन चीज करती हैं, दैट इज द क्रेनियम। क्रेनियम आपका बोनी बॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? बोनी बॉक्स होता है, बोन का बना होता है, जिसके अंदर आपका ब्रेन होता है ताकि आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, क्रेनियम के बाद तीन मेम्ब्रेन्स आती हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजीज। ये मेनिंजीज आपकी मेम्ब्रेन होती हैं जो अगेन आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इन्हीं मेनिंजीज के इन बिटवीन में, इन्हीं मेनिंजीज के लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसको हम शॉर्ट में CSF बोलते हैं, दैट इज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जैसे किसी ने आपको सर पे मारा इस तरीके से, तो वो मारने की वजह से आपके ब्रेन को चोट लग सकती है, आपके ब्रेन को शॉक लग सकता है। तो उस शॉक से बचाने का काम आपके यही तीन चीजें करती हैं, क्रेनियम, मेनिंजीज एंड CSF। इनके फंक्शन पूछे जाते हैं, लर्न कर लेना अच्छे से। अब ये जो ब्रेन होता है आपका, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक ये होता है फोर ब्रेन, जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट माना जाता है। एक होता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है,
और लास्ट में आता है आपका हाइंड ब्रेन। कौन आता है? लास्ट में आता है आपका हाइंड ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन होता है ये आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है और ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब फोर ब्रेन आपका फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट आता है आपका सेरिब्रम का। फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट आता है आपका सेरिब्रम का। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और सेरिब्रम का काम होता है आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंस, ठीक है, किसको कंट्रोल करना? आपकी याददाश्त को कंट्रोल करना, आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना, आपकी लर्निंग को कंट्रोल करना, इवन आपकी थिंकिंग को भी कंट्रोल करना। ये सब आपका किसका काम होता है? सेरिब्रम का काम होता है, ठीक है। एंड सेरिब्रम के बाद आपका इसका नेक्स्ट पार्ट आता है थैलेमस का। तो आप लोगों को अभी मैंने मोटर और सेंसरी न्यूरॉन बताई थी, तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन की जो सिग्नलिंग होती है, वो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल करने का काम आपका थैलेमस करता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट इसका आता है हाइपोथैलेमस का, जिससे एक क्वेश्चन तो आप मान करके चल ही सकते हो। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, ये आपके एक तो आपके मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। साथ साथ में आपकी ये हंगर को, ये किसको कंट्रोल करता है? आपकी भूख को कंट्रोल करता है कि आपको भूख कितनी लग रही है। थर्स्ट को कंट्रोल करता है, मतलब आपको प्यास कितनी लग रही है। आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है। आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है कि भाई सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस को कंट्रोल करता है कि आप क्या फील कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशंस को, जो प्यार व्यार होता है ना, उन सबको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। और आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है और यहीं से आपका नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिल करके काम करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन का आपका बस एक काम होता है कि वो आपके सेरिब्रम को सेरिबेलम, जो कि आपका सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, उसको ज्वाइन करने का काम, आपस में कोरिलेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका सबसे लास्ट पार्ट, दैट इज द हाइंड ब्रेन। अब ये हाइंड ब्रेन जो होता है, इसके फर्दर एक और 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है, इसका काम होता है आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब पता है? ऐसे एक्शंस जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपके पैरों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, ये सब होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। ये आपके बॉडी के पॉस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? पॉस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है कि आप कैसे सीधे खड़े हैं, किस तरीके से सीधे चल रहे हैं, किस तरीके से अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसी में ही नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का। मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे इंजरी हो गई तो क्या होगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो आपके सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब ये होता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डाइजेशन का फंक्शन, न्यूट्रिशन का फंक्शन, रेस्पिरेशन का फंक्शन, जो भी इंटरनल में आपके मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे कि दिल आपका धड़क रहा है, तो ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इन सारे एक्शंस को कंट्रोल करने का काम जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इसीलिए अगर किसी की मेडुला ऑब्लोंगेटा पे इंजरी हुई है तो उसकी उसी वक्त ही डेथ हो सकती है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो सकती है। इसी का ही थर्ड पार्ट होता है आपका पॉन्स। ये जो पॉन्स होता है, ये एक तो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है, और साथ साथ में ये आपकी स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है कि आप किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे जग रहे हो, ठीक है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब लेट मी टेल यू, ये पार्ट अच्छे से पढ़ करके जाना, इससे क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है, नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। अब हमने भाई अपने एनिमल्स को तो बड़ा भाव दे दिया, अब हम अपने प्लांट्स की बात करेंगे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो होते हैं वो 2 तरीके का मूवमेंट शो करते हैं। बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन होता है। एक मूवमेंट होता है इनमें ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक मूवमेंट होता है इनमें नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट जो होता है टच की वजह से होता है। किसकी वजह से? टच की वजह से, इसीलिए हम इसको थिग
थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा है, टच मी नॉट प्लांट का? तो टच मी नॉट प्लांट को जब आप छूते हो तो एकदम से उनकी पत्ती सिकुड़ जाती है, कि वो किसकी वजह से होता है? नास्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। और नास्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं होती, प्लांट की कोई भी ग्रोथ नहीं होती। ये H2O वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने की वजह से होता है। जैसे कि आपने जिस जगह पे प्लांट को छुआ वहां से जितना भी पानी है लीफ के अंदर वो सब डाइवर्ट बैक हो जाता है, दूसरे लीव्स में या दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। इसी को ही हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को ही हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं। मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता मूवमेंट का, कि हमने जिस जगह पे पौधे को छुआ है वो उसी जगह पे मूवमेंट शो करेगा। वो पूरे प्लांट में मूवमेंट शो कर सकता है, कोई भी उसकी स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती है। जबकि अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है। मतलब यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ दिखती है, वो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट कर रहा है, वो चाहे हाइट में ग्रोथ हो रही हो चाहे उसकी विड्थ में ग्रोथ हो रही हो। और ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? डायरेक्शनल। मतलब इन्वायरमेंट में आपकी जहां जिस जगह से चेंज आ रहा होगा प्लांट आपका उसी जगह पे मूवमेंट शो करता है। इसी के बेसिस पे आपके इसमें 4 तरीके के मूवमेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक पढ़ने के लिए मिलेगा आपको जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एक पढ़ने के लिए मिलेगा आपको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक थर्ड पढ़ने के लिए मिलेगा आपको हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और लास्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। लास्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपका जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जियो का मतलब ग्रेविटी, तो जहां पे ग्रेविटी की वजह से आपका प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि रूट्स की बात करें हम लोग, तो रूट्स क्या है? टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही होती है, डाउनवर्ड लग रही होती है ग्रेविटी, तो टूवर्ड्स द ग्रेविटी शो करती हैं। तो जब भी आपके प्लांट की मूवमेंट आपके स्टिमुलस के थ्रू जहां पे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसी की तरफ ग्रोथ हो रही होती है, तो हम उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि रूट्स जो होती हैं वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं, तो वो पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो जाती हैं। जबकि जो आपकी शूट होती है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। वही अगर हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट जो मूवमेंट शो करता है उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सपोज करो आपका जो शूट होता है वो सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। वही अगर हम रूट की बात करें तो रूट जो है लाइट के अपोजिट ग्रो करता है, वो टूवर्ड्स द अर्थ ग्रो करता है, तो वो तो अपोजिट ऑफ लाइट हो गया, तो वो क्या शो कर रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट पानी की वजह से मूवमेंट होता है। जैसे कि शूट जो होती है पानी से दूर ग्रो होती है, जबकि रूट्स जो होती है पानी की तरफ ग्रो हो रही होती है। तो जो वाटर की तरफ ग्रो कर रहा है वो पॉजिटिव मूवमेंट है, जो अवे फ्रॉम द वाटर ग्रो कर रहा है वो नेगेटिव मूवमेंट है। कीमोट्रॉपिक का एग्जांपल पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जब आपका पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब होता है जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो केमिकल्स की वजह से उस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है टूवर्ड्स द ओवरी की तरफ। तो इस टाइप के मूवमेंट को, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओवरी इज अ टाइप ऑफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, इज अ टाइप ऑफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें से ये जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये एक हार्मोन की वजह से होता है जो प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होता है। उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, उन हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, जिनको हम लोग नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेजेस में प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये प्लांट हार्मोन्स आपके 2 तरीके के होते हैं। एक प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, एक प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें ग्रोथ प्रमोटर्स भी बोलते हैं। और एक प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, इसीलिए हम उन्हें ग्रोथ इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। इनहिबिटर्स का मतलब होता है जो प्लांट की ग्रोथ को रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो प्लांट की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो भाई आपके जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है ऑक्सिन, एक होता है गिबरलिन, ठीक है, एक होता है जिबरलिन और एक होता है आपका साइटोकाइनिन।
काइनिन, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ऑक्सिन होता है वो सेल की इलोंगेशन करवाता है, क्या करवाता है, सेल की इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। जो गिबरलिन होता है वो आपका एक्शन तब परफॉर्म करता है, एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, हमेशा ऑक्सिन की प्रेजेंस में आपका गिबरलिन मूवमेंट शो करता है और इसका भी मूवमेंट सेम रहता है, सेल की इलोंगेशन करवाने का, क्या करवाने का, सेल की इलोंगेशन करवाने का। जबकि साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल का डिवीजन करवाता है, मतलब एक सेल है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये सेल की डिवीजन करवाने में हेल्प करता है, किसमें करवाने में, सेल की डिवीजन करवाने में मदद करता है आपका साइटोकाइनिन। तो देख लो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है प्लांट की, ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें ग्रोथ प्रमोटर्स भी बोलते हैं। तो अभी जो मैंने आपको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बताए थे वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आपके ऑक्सिन की वजह से होते हैं। कैसे होते हैं याद रखो, जब भी ये जो प्लांट होते हैं ना, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैं अगर पौधा हूं तो मेरे अगर राइट साइड से सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो ये जो ऑक्सिन होता है ये टिप पे प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट पे और शूट पे प्रेजेंट होता है। जैसे मैं एक पौधा हूं, ये मेरी टिप है सर, तो यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। तो अगर मेरी राइट हैंड साइड से सनलाइट आ रही है तो ये ऑक्सिन क्या करता है, दूसरी साइड पे, शेडी साइड पे, जहां पे सनलाइट नहीं होती है उधर चला जाता है, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद वो क्या करता है, सेल को बढ़ाता है, सेल की इलोंगेशन करता है, बड़ा बड़ा करता है सेल को, और सेल क्या, और जो आपका पौधा होता है वो टूवर्ड्स द सनलाइट ऐसे झुक जाता है। इसीलिए हमको लगता है कि ऑक्सिन जो होता है आपका वो प्लांट की ग्रोथ करवाता है और उसी की वजह से जो पौधा है हमारा टूवर्ड्स द सनलाइट हमारा बेंड करता हुआ दिखता है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि हाउ द ऑक्सिन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में कैसे मदद करता है। तो वो ऐसे मदद करता है, जिस जगह से सनलाइट आ रही होती है ऑक्सिन टिप से मूव करके शेडी साइड में चला जाता है, वहां पे सेल की इलोंगेशन करता है और ऐसा लगता है हमें कि प्लांट जो है टूवर्ड्स द सनलाइट क्या हो गया है, बेंड हो गया है, झुक गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, जिसको हम ABA भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम ABA भी बोलते हैं, और एक होता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो गैस होता है, गैस होती है। तो इथाइलिन जो होता है ये फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है, ठीक है, फ्रूट की राइपनिंग में, और साथ साथ में ये लीफ की डेथ को भी प्रमोट करता है, लीफ की डेथ को भी प्रमोट करता है, लीफ की सेनेसेंस को प्रमोट करता है। जबकि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो सीड की डोरमेंसी लेकर के आता है, मतलब सीड को ग्रो होने नहीं देता है, और साथ साथ में लीफ के विल्टिंग में भी हेल्प करता है, लीफ की विल्टिंग में भी, मतलब लीफ के सड़ने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, लीफ आपकी जो सड़ जाती है ना, सड़ करके गिर जाती है, तो गिरने में हेल्प करता है इथाइलिन, और लीफ के सड़ने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। अब मैं आपको बता दूं भाई, फाइटो हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्लीज इन सारे फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे केस बेस्ड क्वेश्चन दैट इज द 4 मार्कर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, 4 मार्कर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इनसे, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं आपके एनिमल हार्मोन्स की, क्योंकि एनिमल हार्मोन से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये एनिमल हार्मोन्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें से सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलेगा आपको पाइनियल ग्लैंड, जो कि एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, और मेलाटोनिन जो होता है ये अगेन आपकी स्लीप की साइकिल को कंट्रोल करता है। दूसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बाकी सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ये सिक्रीट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ADH हार्मोन, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, ये सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये फर्दर आपके बाकी हार्मोन्स के एक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, जो आपकी मेटाबॉलिक रेट को, कि मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट कैसे टूट रहा है, ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, प्रोटीन
प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिक्रीट करता है एड्रिनलिन हार्मोन। ये एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। मतलब जब आप किसी चीज से डर जाते हो या आप किसी से गुस्से में लड़ने जा रहे होते हो, तब आपकी बॉडी ये एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, जो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करती है, जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, आपकी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देती है, दिल के धड़कने को बहुत तेज कर देती है। तो जब गुस्सा आता है तो एकदम से ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हमें बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है वो करने की। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पेनक्रियास, जो कि आपका 2 तरीके का ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो आपके एंजाइम से सिक्रीट करते हैं, तो पेनक्रियास जो होता है आपका डाइजेशन में भी मदद करता है, और पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन भी सिक्रीट करता है, और क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करता है। ठीक है, जो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा टेस्टीज। टेस्टीज जो होती है वो आपकी मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये आपका क्या सिक्रीट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, जो मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि मेल्स में बियर्ड्स आ रही हैं, मुस्टैच आ रही है, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, ये सब करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं आपकी ओवरीज। ठीक है, क्या आती हैं? ओवरीज आती हैं। ओवरीज जो होती हैं आपकी फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये फीमेल में क्या सिक्रीट करती हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। क्या सिक्रीट करती हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन सिक्रीट करती हैं, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो अब भाई आपके ये जितने भी पार्ट्स, वो चाहे साइनैप्स हो, न्यूरॉन का डायग्राम हो, एनिमल हार्मोन्स हो और प्लांट हार्मोन्स हो, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस अब मेक श्योर जरूर करना कि सेशन के एंड में जाते जाते टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपसे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया। भाटिया की स्पेलिंग ज़रा चेक कर लेना। हाँ, आप वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं किसी भी डाउट या फिर क्वेरी के लिए। तो बस अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो जाते जाते क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।